अद्वितीय गुरुकुल में अपने वर्षों के दौरान अर्जुन जिस एकमात्र व्यक्ति को वास्तव में जानता था वह था कोषाध्यक्ष मेहता। आखिरकार हर महीने उसे उनके पास जाना पड़ता था। कोषाध्यक्ष मेहता को अधिकतर लोग दबंग मेहता के नाम से जानते थे। भले ही वह कोषाध्यक्ष थे, लेकिन फिर भी उन्हें अन्य शिष्यों से योगदान अंक वसूलने में आनंद आता था। उदाहरण के लिए रक्त थक्का बनाने वाली औषधि आमतौर पर 10 योगदान अंकों में मिलती थी, लेकिन मेहता जी इसे 3 की कीमत में केवल 2 शीशियां देते थे और जो मात्रा 2 शीशियों में होनी चाहिए उसे 3 में बांट देते थे। उनका सीधा नियम था, लेना है तो लो वरना चलते बनो। बेशक वह हमेशा ऐसा नहीं करते थे, केवल कभी कभी वह केवल धनी शिष्यों को निशाना बनाते थे। अर्जुन जैसे गरीबों की ओर तो वह देखते तक नहीं थे। योगदान अंक बड़ी मुश्किल से मिलते थे, इसलिए शिष्य उनके इस शोषण को कैसे सहन कर सकते थे। जिन जिन शिष्यों को उन्होंने ठगा था वे सभी उनकी शिकायत गुरुकुल परिषद से कर चुके थे। परिषद ने कई बार उन्हें चेतावनी दी, लेकिन वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। ऊपर से उनकी स्थिति इतनी महत्वपूर्ण थी कि उन्हें हटाने का कोई विकल्प भी नहीं था। इसी कारण गुरुकुल के सभी शिष्य उनसे घृणा करते थे। यह बूढ़ा आदमी सभी के प्रति निर्दयी था, सिवाय अर्जुन के, जिसके खिलाफ वह कुछ नहीं कर सकता था। इसका कारण यह था कि एक बार अर्जुन ने उसे एक महिला शिष्या को ताक झांक करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। बड़ों का सम्मान भी कोई चीज होती है, यह कितना बड़ा अपमान था। पकड़े जाने के बाद कोषाध्यक्ष मेहता को अर्जुन के सामने सिर झुकाना पड़ा। यही वजह थी कि अर्जुन और वृद्ध के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया था। अपनी मोटी चमड़ी के साथ वह बूढ़ा जल्दी से सामान्य हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, हमेशा की तरह? हां, अर्जुन ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा। कोई शब्द कहे बिना कोषाध्यक्ष मेहता ने काउंटर के भीतर से 10 चांदी के सिक्के निकाले और रजिस्टर में दर्ज कर लिया। चांदी के सिक्के लेते हुए अर्जुन ने पूछा, मेरे पास अब कितने योगदान अंक हैं? आंखें घुमाते हुए कोषाध्यक्ष ने उत्तर दिया, तुम हर महीने 4 अंक कमाते हो और उनमें से 1 अंक देकर 10 चांदी के सिक्के ले लेते हो। इससे तुम्हारे पास केवल 3 अंक बचते हैं और अब तक तुम्हारे कुल 12 अंक हो चुके हैं। क्या तुम रक्त थक्का औषधि की एक शीशी लेना चाहते हो? नहीं, मैं बस यूं ही पूछ रहा था, अर्जुन ने बुदबुदाते हुए कहा। 12 अंक? हां, इतनी कम संख्या यहां तक कि एक साधारण औषधीय जड़ी बूटी के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। गंभीर स्वर में कोषाध्यक्ष मेहता ने धीरे से फुसफुसाया, अर्जुन, तुम ये अंक बचाकर एक संवर्धित सार औषधि लेना चाहते हो, लेकिन इस गति से बचत करके और तुम्हारी तरक्की की रफ्तार को देखकर इसमें कितना समय लगेगा? क्या मैं अंततः वहां तक नहीं पहुंच जाऊंगा? अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया। इससे कोषाध्यक्ष मेहता निरुत्तर हो गया। उसने सोचा कि अर्जुन की गति को देखते हुए जब तक वह वहां तक पहुंचेगा तब तक वह बूढ़ा कई वर्षों पहले मर चुका होगा। लेकिन कोषाध्यक्ष मेहता, एक बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बोलो, वृद्ध ने गर्वित मुद्रा में कहा, जैसे कि वह बहुत अच्छे मूड में था और अर्जुन को उत्तर देने के लिए तैयार था। संवर्धित सार औषधि एक अत्यंत मूल्यवान औषधि है, यह यहां कैसे आ सकती है? हे, वृद्ध मेहता ने गर्व से कहा, क्योंकि यह औषधि इस बूढ़े का खजाना है, अन्य लोग इसके बारे में नहीं जानते। अच्छा, यह आपकी है? अर्जुन यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे हमेशा लगता था कि यह औषधि गुरुकुल की संपत्ति थी। अब समझ आया कि इस बूढ़े ने इसकी कीमत इतनी अधिक क्यों रखी थी। अब गुस्सा मत करो, कोषाध्यक्ष मेहता ने हंसते हुए कहा और चायदानी से चाय पीते हुए बोले, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगा। जब तक तुम पर्याप्त योगदान अंक लाओगे मैं तुम्हें यह औषधि दे दूंगा। मेरी जुबान की कोई कीमत है, मैं इसे इकट्ठा करूंगा। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा। चेहरा गंभीर बनाते हुए कोषाध्यक्ष मेहता ने पूछा, सुना है कि कल तुम्हें बुरी तरह पीटा गया? अर्जुन ने तुरंत मुड़कर जाने की ठानी। पीछे से कोषाध्यक्ष मेहता चिल्लाया, अरे इस बूढ़े को पूछने तो दो, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? वह बोल तो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर
वह इस बात पर प्रसन्न हो रहा था। जब अर्जुन ने रुकने की कोई इच्छा नहीं दिखाई तो मेहता सीधे खड़ा हुआ और चिल्लाया, छोटे अर्जुन, जल्दी से यहां से चले जाओ। यह गुरुकुल तुम्हारे लिए सही जगह नहीं है। जल्दी या देर से तुम्हें मार दिया जाएगा। अर्जुन रुका, लेकिन पीछे मुड़े बिना धीरे से बोला, मेरे पास लौटने के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि वह चला जाता तो उसका अंत तय था। कुछ देर तक चायदानी पकड़े रहने के बाद कोषाध्यक्ष मेहता ने कहा, तो फिर यहां आए ही क्यों थे? संवर्धित सार औषधि, हे यह कीमती खजाना, यह बूढ़ा आदमी इसके मालिक होने की बस एक झूठी कहानी बना रहा था ताकि अर्जुन को आशा दी जा सके। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अर्जुन इसे इतनी गंभीरता से ले लेगा। इसके बाद अर्जुन तेजी से अपनी कुटिया की ओर गया, झाड़ू रखी और फिर तेजी से बाहर निकला। वह तांग नगर के बाहर स्थित छोटे गांव की ओर जा रहा था, जहां वह अपने 10 चांदी के सिक्कों से भोजन खरीदता था, जैसा कि वह हर महीने करता था। पहली बार यह यात्रा उसे थकाऊ नहीं लगी। पहले जब भी वह इस रास्ते से जाता उसे लगातार दमे के दौरे पड़ते, लेकिन इस बार न केवल ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसका शरीर पहले से अधिक मजबूत महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि अगर उसे 100 मील भी चलना पड़े तो भी वह नहीं थकेगा। क्या यह स्वर्ण कंकाल का प्रभाव था? यह सोचते ही उसे सुबह की वह घटना याद आई जब एक अन्य शिष्य उससे टकरा गया था, लेकिन इसके विपरीत अर्जुन अपनी जगह अडिग खड़ा रहा, जबकि वह शिष्य जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि यह मामूली बात थी, लेकिन जब उसने गहराई से सोचा तो यह अजीब था। उसकी कमजोर काया को देखते हुए हमेशा वही गिरता था, लेकिन इस बार स्थिति उलट गई थी। उत्साहित होते हुए उसने सोचा कि स्वर्ण कंकाल ने उसके शरीर में क्या क्या बदलाव किए होंगे। भले ही ये बदलाव छोटे थे, लेकिन समय के साथ ये बड़े परिवर्तन में बदल सकते थे। ये सोचते हुए अर्जुन गांव में पहुंच गया। चारों ओर नजर दौड़ाते हुए वह गली के बाएं किनारे पर स्थित एक चावल की दुकान की ओर गया। यह दुकान छोटी थी और इसका मालिक हीरामल गांव का ही निवासी था। वह सभी ग्राहकों के साथ समान व्यवहार करता था। यही कारण था कि अर्जुन हमेशा उसी से सामान खरीदता था। ऐसी छोटी दुकानें हर जगह पाई जा सकती थीं। ब्लैक प्लम गांव इतना व्यस्त इसलिए था क्योंकि यहां न केवल अद्वितीय गुरुकुल था, बल्कि समीप ही वायुपर्जन संघ भी था। इन दोनों संप्रदायों के बीच संबंध अच्छे थे। अन्य छोटे संप्रदाय इन दो बड़े संप्रदायों की बराबरी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास अपनी जमीन तक नहीं थी। इन्हीं दो प्रमुख संप्रदायों के कारण गांव में कई अलग अलग प्रकार के हथियार और वस्तुएं बेची जाती थीं, जिससे यह स्थान व्यापारिक गतिविधियों से भरा रहता था। यह माहौल ठीक वैसा था जैसा कि प्राचीन मौर्य साम्राज्य की राजधानी का होता। थोड़ी देर टहलने के बाद अर्जुन अनजाने में एक गली के पास से गुजरा, जहां कुछ लोग इकट्ठे थे। उसे यह समझ नहीं आया कि वे क्या कर रहे थे, लेकिन उनकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही थीं और उन्होंने अर्जुन की ओर बेहद तीखी नजरों से देखा। हल्की हंसी के साथ अर्जुन ने सोचा कि जब तक वे मुझे नुकसान नहीं पहुंचाते, मैं भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसलिए उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उनमें से एक का पहनावा अर्जुन के जैसा ही था, जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि काली आलू बुखारा बस्ती अद्वितीय गुरुकुल के पास ही स्थित थी और अन्य शिष्यों का यहां आना जाना आम बात थी। कुछ देर बाद अर्जुन चावल खरीदने के लिए लाइन में खड़ा हो गया। लाइन लंबी थी, लगभग 2 दुकानों तक फैली हुई। दुकान का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन केवल एक नौकर ही सबको सेवा दे रहा था। मालिक गिनती करने में व्यस्त था और उसकी पत्नी ग्राहकों का स्वागत कर रही थी। जैसे जैसे लोग अपने ऑर्डर पूरे कर रहे थे, लाइन छोटी होती गई और अर्जुन भी उसमें शामिल हो गया। मालकिन, अर्जुन ने पुकारा। लगभग 40 साल की दिखने वाली महिला ने सिर उठाया और अर्जुन को देखकर मुस्कुराई। अरे बेटा, फिर से चावल लेने आए हो? हाँ। अर्जुन काउंटर के पास गया और पीछे रखे एक बोरे की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे एक बोरी चावल दे दीजिए। महिला बोरी को बांधते हुए बोली, बेटा, तुम हर महीने सिर्फ 1 बोरी चावल खरीदते हो, क्या यह तुम्हारे लिए पर्याप्त होता है?
अर्जुन ने जवाब दिया, हाँ, ये काफी है। झूठ बोल रहे हो। महिला ने अर्जुन को देखते हुए कहा, देखो तुम्हारे हाथ पैर कितने दुबले पतले हैं। अगर तुम ठीक से खा रहे होते तो तुम्हारा शरीर ऐसा क्यों होता। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया, मैं पहाड़ों में शिकार करने भी जाता हूं, इसलिए एक बोरी चावल भी पर्याप्त हो जाता है। मालिक गिनती में व्यस्त था, लेकिन उसने अपनी पत्नी से धीरे से कहा, पीछे से पुराने चावल निकालकर इसे दे दो। हम मालिक की बात मानेंगे। मालकिन ने हंसते हुए कहा, यह सही नहीं है, आप भी यहां जीविका चला रहे हैं। अर्जुन ने ऊंची आवाज में कहा। महिला ने तुरंत भौहें चढ़ाईं। पुराने चावल का क्या फायदा, वहां रखने से सिर्फ कीड़े ही लगेंगे। वैसे भी लोग इसे नहीं खरीदते, लेकिन मालिक कहते हैं कि इस चावल में अभी भी कुछ पोषण बचा है। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आती हूं। यह कहकर वह अंदर चली गई। अर्जुन का दिल भावनाओं से भर गया। हर बार जब वह यहां आता था, मालिक और उसकी पत्नी उसे अधिक चावल देने के लिए बहाने बनाते थे। वे कहते कि पुराने चावल कीड़े लगा देंगे, लेकिन वास्तव में वे उसे हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाला चावल ही देते थे। उनकी उदारता ने अर्जुन को इस कठोर दुनिया में आशा दी थी। धन्यवाद हीरालाल चाचा। अर्जुन की आवाज में हल्की कंपी थी। मालिक मुस्कुराते हुए बोले, अकेले रहने वाले को बहुत सी परेशानियां होती हैं। भविष्य में जब भी भूख लगे यहां आ जाना। हमारे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए चावल जरूर रहेगा। ठीक है, अर्जुन ने सिर हिलाया। इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग थे। थोड़ी देर बाद दो जोश से भरे लोग दुकान पर आए और लाइन में लगे कुछ ग्राहकों को धक्का देकर हटा दिया। आहा! दूसरा युवक जमीन पर गिरते ही उलट पलट कर नीचे लुढ़क गया। गिरने के बाद वह उठने में असमर्थ था। क्यों? हीरालाल चाचा ने पूछा और जल्दी से काउंटर से बाहर निकलकर दो आदमियों की ओर बढ़े। अर्जुन ने जल्दी से युवक को उठाने में मदद की और उन दोनों गुंडों की ओर गुस्से से देखा। उनमें से एक पतला दुबला था और अपना पेट पकड़े हुए था, जबकि दूसरा एक भालू के समान मजबूत था और पहले को सहारा दे रहा था। वही दोनों इस झगड़े की जड़ थे। दुकानदार कौन है? भारी आवाज में एक आदमी ने चिल्लाकर पूछा। मैं हूं। हीरालाल चाचा ने जल्दी से उत्तर दिया। वह एक साधारण व्यापारी थे, लेकिन इन दोनों गुंडों के चेहरे बेहद क्रूर लग रहे थे। उनकी कमर पर बंधी तलवारें और तीखी निगाहें बता रही थीं कि वे किसी से डरने वाले नहीं थे। अच्छा, तो तुम ही वह काले दिल वाले दुकानदार हो। तुमने मेरे भाई को जहरीला चावल बेचने की हिम्मत कैसे की? देखो इसे, यह पहले कितना बलवान था, लेकिन तुम्हारे चावल खाने के बाद ऐसा बीमार पड़ गया कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। हीरालाल चाचा घबरा गए और बोले, अरे ये कैसे हो सकता है? वाह वाह, तो तुम ही वो निर्दयी दुकानदार हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को जहरीला चावल बेचने की? इसे देखो, पहले कितना बलशाली था, लेकिन तुम्हारे चावल खाने के बाद ये ऐसा कमजोर पड़ गया कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। तुम सिर्फ पैसे के पीछे भागते हो और जान लेने तक से भी परहेज नहीं करते। ये सुनकर हीरालाल चाचा घबरा गए और हकलाते हुए बोले, अरे ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? उस आदमी ने कहा, मुझे क्या पता। आज सुबह मेरे भाई ने यहां से चावल खरीदा और खिचड़ी बनाई, फिर उसे खाते ही यह हाल हो गया। मैं तो बच गया क्योंकि मैंने नहीं खाया, वरना मेरी भी यही हालत होती। हीरालाल चाचा का माथा पसीने से भीग गया। उन्होंने अपनी आस्तीन से पसीना पोंछते हुए कहा, सम्माननीय ग्राहक, मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? तुम्हारी बकवास। अगर तुम्हारे चावल में जहर नहीं था तो फिर मेरे भाई की यह हालत कैसे हुई? आदमी गरज कर बोला। अर्जुन बैठा रहा और स्थिति का विश्लेषण करने लगा, जबकि सबकी निगाहें इस हंगामे पर टिकी थीं। हीरालाल चाचा इतने भले इंसान थे, अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ कि वे किसी को जहरीला चावल बेच सकते हैं। अगर ऐसा होता तो वे अब तक अपना व्यापार ही बंद कर चुके होते। अगर यह अफवाह फैल गई तो उनका कारोबार खत्म हो जाएगा। कौन उनकी दुकान से चावल खरीदेगा? इन दो आदमियों के बहाने बेहद बचकाने थे। उन्हें यह मानने की जरूरत भी नहीं थी कि शायद किसी और कारण से यह बीमारी हुई हो। इसलिए
ये दोनों निश्चित रूप से कोई षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन यह तरीका बहुत ही घटिया था, क्योंकि यह सीधे संकेत दे रहा था कि हीरालाल चाचा को पैसे के लिए किसी की जान तक लेने में संकोच नहीं होगा। हालांकि अर्जुन शारीरिक रूप से कमजोर था, फिर भी वह एक साधक था। वर्षों के अनुभव ने उसे लोगों को पहचानने की क्षमता दी थी। हीरालाल चाचा का स्वभाव वह अच्छी तरह जानता था, और जब उसने यह नजारा देखा तो उसका चेहरा कठोर हो गया। वह खड़ा हो गया और बोला, ये दोनों क्या? उनमें से एक आदमी ने घूरते हुए कहा। उसका क्रोध साफ झलक रहा था। अर्जुन कुछ कह पाता इससे पहले ही हीरालाल चाचा उसके सामने आ गए और धीरे से सिर हिलाया, यह संकेत देते हुए कि वह कुछ न कहे। हीरामल चाचा। अर्जुन हतप्रभ था। दिवालिया होने पर भी संकट से बचो, हीरालाल चाचा ने फुसफुसाते हुए कहा। अर्जुन ने भारी मन से एक गहरी सांस ली। हीरालाल चाचा को यह अच्छी तरह समझ आ गया था कि ये दोनों आदमी क्या करने आए हैं, लेकिन एक व्यापारी को अपनी प्रतिष्ठा बचानी होती है। पहले ही यह हंगामा काफी ध्यान खींच चुका था। अगर यह और आगे बढ़ा तो उनकी दुकान की साख मिट्टी में मिल जाएगी। भले ही सभी जानते हों कि ये झूठ बोल रहे हैं, फिर भी उन्हें समझौता करना पड़ेगा और जल्द से जल्द इस मसले को निपटाना पड़ेगा। हीरालाल चाचा ने गंभीर स्वर में कहा, आपके भाई की बीमारी का मेरी दुकान से कोई लेना देना नहीं है। यह सुनते ही दोनों में से एक आदमी चिल्लाया, भले ही इसका कोई संबंध न हो, लेकिन मैं यहां तक आ गया हूं। अगर मैं सच्चाई सामने नहीं लाया तो मेरे भाई की यह तकलीफ व्यर्थ हो जाएगी। इसे तुरंत वैद्य के पास ले जाना चाहिए। लेकिन हां, अगर तुम इलाज का खर्च उठाने को तैयार हो तो हम यह मामला यहीं खत्म कर सकते हैं। यह सुनकर साफ हो गया कि वे हीरालाल चाचा को दिवालिया करना चाहते थे। अगर किसी को वाकई पैसा ऐंठना होता तो वे यह काम धीरे धीरे करते, लेकिन इनके मांगे इतने सीधे थे कि साफ दिख रहा था कि इनकी मंशा कुछ और ही है। आखिरकार इन दोनों आदमियों ने समझौता करने का कोई इरादा ही नहीं रखा था। तुम निर्दयी व्यापारी, क्या सोचते हो कि हम दो भाई ऐसे ही लुटने आए हैं? हमने बड़ा दुर्भाग्य देखा कि तुम्हारी दुकान से चावल खरीद लिए। तुम्हारी अंतरात्मा कहां है? यह सुनकर अर्जुन को गहरी सोच में डाल दिया। उसने बैठकर होंठ भींचे। क्या यह लोग सच में अपने कर्मों से ईमानदारी की उम्मीद कर रहे थे? हीरालाल चाचा भी स्तब्ध थे। क्या ये लोग सिर्फ पैसे ऐंठने आए थे? जब तक सभी इस नाटक को समझ पाते और भी लोग इकट्ठा होने लगे, तभी अर्जुन की उम्र का ही एक सुंदर दिखने वाला युवक वहां पहुंचा। वह अर्जुन की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी लग रहा था। वह युवक धीरे धीरे उन आदमियों के पास गया और दिलचस्पी से उन्हें घेरने लगा। घूमते हुए उसने जुबान से क्लिक क्लिक की आवाज निकाली। कोई और यह पहचान न सका हो, लेकिन अर्जुन ने झट से उन तीनों को पहचान लिया। ये वही लोग थे जिन्हें उसने गली में देखा था। भीड़ अब उस नव युवक को घूर रही थी जो हाल ही में वहां आया था। क्या ये तीनों आपस में मिले हुए थे? अर्जुन को इस पूरे मामले में किसी साजिश की बू आने लगी। क्या हीरालाल चाचा इन गुंडों से खुद को बचा पाएंगे? अर्जुन इस स्थिति को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाएगा? क्या यह सब किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? जानने के लिए सुने रहिए ये कहानी हमारे द हॉरर हंटर चैनल के साथ। भीड़ में से अद्वितीय गुरुकुल के एक शिष्य ने आगे बढ़कर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके चेहरे पर उपहास और अहंकार की झलक दिखने लगी। लेकिन वे दोनों व्यक्ति जो खुद को पीड़ित बता रहे थे, इतनी आसानी से मजाक उड़ाने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, अरे छोटे, ऐसे गोल गोल घूमकर तूने इस चाचा का सिर चकरा दिया है। क्या तुझे भी चक्कर खाना है? युवक हल्का सा मुस्कुराया और फिर उन दोनों के सामने जाकर खड़ा हो गया। वह उस व्यक्ति को देखने लगा जो खुद को जहर से पीड़ित बता रहा था। फिर व्यंग्य से बोला, आपका चेहरा बहुत पीला पड़ गया है, लगता है आपकी हालत गंभीर है। वह व्यक्ति गुस्से में बोला, बिल्कुल, अगर यह मामूली बात होती तो हम डॉक्टर के पास होते, न कि यहां। हम तो इस धोखेबाज दुकानदार की असलियत सबको बताने आए हैं ताकि कोई और इस दुकान से अनाज खरीदकर हमारी तरह पीड़ित ना हो। यह सुनते ही दुकान के मालिक हीरालाल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों क्या चाहते हैं।
अगर वे पैसे ऐंठने के लिए यह सब कर रहे होते तो उसे समझ आता, लेकिन उनकी मंशा कुछ और ही थी। तभी अर्जुन ने धीरे से पूछा, हीरालाल अंकल, क्या आपने हाल ही में किसी को नाराज किया है? हीरालाल ने गहरी सोच में पड़कर कहा, नहीं बेटा, किसी को भी नहीं। तो क्या आपकी दुकान किसी और की कमाई में बाधा डाल रही थी? अर्जुन ने फिर से पूछा। हीरालाल ने सिर हिलाते हुए कहा, हम तो बस रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रहे हैं, किसी का नुकसान करने की हमें कोई इच्छा नहीं। अब यह वाकई अजीब था। अर्जुन ने जमीन की ओर देखते हुए सोचा, लेकिन अब भी वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। तभी अद्वितीय गुरुकुल के शिष्य ने व्यंग्य से उन दोनों से पूछा। वे अचानक चिल्ला उठे, देखो चालाकी! जैसे ही उन्होंने यह कहा, उनमें से एक व्यक्ति ने कोई चाल चली जिससे वे ही उलझ गए और उनकी सच्चाई सबके सामने आ गई। भीड़ को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। चेहरा अब बिल्कुल भी पीला नहीं रहा था, बल्कि उनके चेहरे पर लाली आ गई थी। भीड़ ने यह देखा तो सबको समझ आ गया कि वे झूठ बोल रहे थे। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों की असली मंशा क्या थी, लेकिन जो कुछ हुआ उससे हीरालाल की दुकान बदनाम हो सकती थी। शुक्र था कि यह युवक समय पर सच्चाई सामने ले आया। लोगों ने उस युवक की तारीफ करनी शुरू कर दी। वह स्वभाव से ही आकर्षक था और इस घटना के बाद उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। अर्जुन ने अंदर ही अंदर पुष्टि कर ली थी कि यह सब एक नाटक था। यह सब किसी वीर योद्धा के न्याय दिलाने और कमजोरों की रक्षा करने का दिखावा था, ताकि इस युवक को नाम और प्रसिद्धि मिल सके। अगर अर्जुन ने उन्हें गली में एक साथ बात करते हुए न देखा होता तो शायद वह भी धोखा खा जाता। लेकिन सवाल था कि उन्होंने इतनी मेहनत क्यों की? वे दोनों व्यक्ति अब और झूठ नहीं बोल सकते थे। वे उस युवक की ओर देखकर बोले, तू कौन होता है हमारे मामले में दखल देने वाला? युवक ने अपने कपड़े झाड़े और अभिमान से कहा, मैं हूं अद्वितीय गुरुकुल का सुशांत। यह सुनते ही एक व्यक्ति घबरा गया। अब समझ आया, तुम अद्वितीय गुरुकुल के शिष्य हो, एक सच्चे योद्धा। आज हम दोनों भाई हार मानते हैं। यदि किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। यह सुनकर अर्जुन को हंसी आ गई। सुशांत ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, जाओ जाओ, मैं तुम्हें विदा करने नहीं आऊंगा। लेकिन अर्जुन चाहता था कि हीरालाल मूर्ख न बने, इसलिए जब वे दोनों जाने लगे तो अर्जुन ने ऊंची आवाज में कहा, इन्हें यूं ही मत जाने दो, ये बेहद घिनौने लोग हैं। आज हीरालाल अंकल की दुकान बदनाम हो रही थी, कल किसी और की होगी। अगर इन्हें सबक नहीं सिखाया गया तो यह सिलसिला जारी रहेगा। भीड़ को यह सुनकर समझ में आ गया कि यह सही कह रहा है। अगर इन्हें जाने दिया गया तो ये किसी और की दुकान बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। अब कोई भी इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था। अर्जुन ने सुशांत की ओर देखा और कहा, भाई, एक कहावत है, जो अच्छा इंसान होता है वह अपने काम को पूरा करता है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान बुद्ध पश्चिम की ओर गए थे, तो क्यों ना तुम और मैं मिलकर इन दोनों अपराधियों को पकड़ें? सुशांत ने चिढ़कर कहा, कौन तेरा भाई? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, मैं भी अद्वितीय गुरुकुल का शिष्य हूं। 3 साल पहले मुख्य द्वार से प्रवेश लिया था। सुशांत यह सुनकर अवाक रह गया। वाकई यह उसका सहपाठी था। अब उसे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अर्जुन ने आगे बढ़ते हुए कहा, इस धरती पर न्याय सबसे महत्वपूर्ण है। किसी एक को ही न्याय का श्रेय नहीं लेना चाहिए। चलो मिलकर हीरालाल अंकल को न्याय दिलाएं और काले आम गांव को इन ठगों से बचाए। भीड़ में से कई लोगों ने ताली बजाई। अब सुशांत बेचैन हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जबरदस्ती एक अज्ञात जहाज पर चढ़ा दिया गया हो। वह बचना चाहता था, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। वो दोनों व्यक्ति लगातार सुशांत की ओर मदद की आशा से देख रहे थे, लेकिन सुशांत अब कुछ नहीं कर सकता था। अर्जुन ने आगे बढ़कर सुशांत का कंधा पकड़कर कहा, भाई चलो। सुशांत मन ही मन रो रहा था। यह भाई आखिर कहां से आ गया? लेकिन अब कोई चारा नहीं था, तो उसे भी इनके पीछे भागना पड़ा। जैसे ही वे उन दोनों को पकड़ने के लिए बढ़े, अर्जुन ने ऊंची आवाज में कहा, मित्रों, आप सब खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? आइए, हमें मदद दीजिए। हीरालाल भी अपनी दुकान के नौकरों के साथ आ गया।
यह देखकर बाकी लोग भी पीछे नहीं रहे। सबने मिलकर उन दोनों ठगों को पकड़ लिया। वे दोनों घबराकर जमीन पर गिर पड़े और चिल्लाने लगे, बस चेहरे पर मत मारना। और इस तरह वह नाटक जो सुशांत ने रचा था पूरी तरह से उलट गया। धड़ 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 पिटाई की आवाज गूंज उठी। यह सड़क भले ही आम नागरिकों की दुकानों से भरी थी, लेकिन इस समय सभी व्यापारियों में एक ऐसा जोश दिखाई दे रहा था जिसने सभी को हैरान कर दिया। ये व्यापारी जो आमतौर पर पैसे के लिए कुछ भी कर गुजरते थे और समाज में अधिक प्रिय नहीं थे, आज जब उन्हें अपनी भड़ास निकालने का मौका मिला तो वे क्यों किसी पर दया दिखाते। हीरालाल की चावल की दुकान के नौकर का जोश सबसे अधिक था। उसने अपने हाथ में मौजूद कपड़े के थैले से उन दो व्यक्तियों पर लगातार प्रहार किया। इतने लोगों की मार सहने के बाद वे दोनों पहचान भी नहीं सकते थे कि उन्हें कौन पीट रहा था। इस कारण किसी को भी इसके परिणामों की चिंता नहीं थी। भीड़ में शक्ति होती है। अर्जुन ने सिर्फ मदद मांगी थी, लेकिन इससे पहले कि वह खुद कुछ करता, व्यापारी उसे पीछे धकेलकर खुद ही उन दोनों को पीटने लगे। कुछ देर बाद पिटाई धीरे धीरे थमी। जमीन पर पड़े दोनों लोग पूरी तरह से चोटिल थे। उनके चेहरे इतने सूज चुके थे कि शायद उनकी मां भी उन्हें पहचान नहीं पाती। कपड़े का थैला भी कहीं गुम हो चुका था। ये देखकर सुमेर का दिल कांप उठा और उसके पैरों में झंझनाहट होने लगी। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन दोनों में खुद को बचाने की शक्ति नहीं थी। उनके पास तलवारें थीं, लेकिन यह केवल दिखावे के लिए थीं। अगर वे उनका उपयोग करना जानते तो क्या वे इस हालत में होते? दूसरी ओर कोई भी कुशल योद्धा इतनी नीच हरकतें क्यों करेगा? अब भले ही मारपीट खत्म हो गई हो, लेकिन व्यापारी वहीं खड़े रहे। वे दोनों व्यक्ति डर से कांपते हुए बोले, सु। उनके हाथ कांप रहे थे। दुर्भाग्य से सुमेर का चेहरा बदल गया और उसने ऊंची आवाज में कहा, क्या सु, क्या तुम इस युवराज से दयालुता की उम्मीद कर रहे हो? यह देखकर अर्जुन मुस्कुराया और कहा, तुम दोनों धूर्तों, पता नहीं अब तक कितनों को फंसा चुके हो, लेकिन यह बहुत ही घिनौना है। अर्जुन की बात सुनकर हीरालाल का नौकर थू थू करते हुए बोला, धिक्कार है तुम पर। तुमने इस दुकान पर आकर अकड़ दिखाने की हिम्मत कैसे की? नौकर अपनी भड़ास निकाल रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन उसकी बात को और आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल सही, ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं। मित्र, क्यों ना हम दोनों इन्हें सजा दें। इससे इनकी साजिशों पर हमेशा के लिए विराम लग जाएगा और गांव का भी भला होगा। यह सुनते ही जमीन पर पड़े दोनों व्यक्तियों को ठंडे पसीने छूटने लगे और वे डर से कांपने लगे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि यह दुबला पतला लड़का इतना निर्दयी हो सकता है। सुमेर ने अर्जुन की ओर देखा, यह समझने की कोशिश करते हुए कि वह मजाक कर रहा है या नहीं, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी। सच कहें तो भले ही इन दोनों व्यक्तियों ने नीच हरकत की थी, यह इतना गंभीर अपराध नहीं था कि उन्हें मौत की सजा दी जाए। अर्जुन का निर्णय कुछ ज्यादा ही कठोर लग रहा था। सुमेर केवल कह सका, भाई, क्या यह कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? ज्यादा? अर्जुन ने सिर हिलाया। अगर इनकी चालबाजी आज सफल हो जाती तो हीरालाल चाचा की जिंदगी बर्बाद हो जाती। वह अपना गुजारा कैसे करते? ये किसी को जीवन की कगार पर धकेलने जैसा है, तो इसमें कठोरता कैसी? हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। व्यापारियों ने अर्जुन की बात सुनकर पहले तो संदेह किया, लेकिन फिर उन्होंने उसकी बातों में तर्क देखा और चुपचाप खड़े रहे। हीरालाल कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने आंखों से इशारा कर उन्हें रोक दिया। यह सही हो सकता है, लेकिन हम ऐसे ही किसी को मार नहीं सकते। अब सुमेर घबराने लगा था। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन इतना निर्दयी और निर्मम होगा। उसने पहले से एक योजना बनाई थी। पहले वे दोनों व्यक्ति हीरालाल की दुकान को बदनाम करेंगे, फिर वह आकर हीरालाल को बचाएगा और लोगों का नायक बनेगा। फिर वे दोनों भाग जाएंगे और उसे प्रशंसा मिलेगी। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि अर्जुन जैसा निडर व्यक्ति सामने आ जाएगा जो इतनी आसानी से हत्या की बात करेगा। सुमेर ने देखा कि वे दोनों व्यक्ति उससे मदद की भीख मांग रहे थे। उनकी आंखों में एक छिपी धमकी भी थी। सुमेर यह भली भांति समझ गया। इस क्षण अर्जुन ने कहा,
भाई, और कोई रास्ता नहीं है। मेरे अनुभवों में हत्या स्वाभाविक है। क्या तुमने पहले कभी किसी को नहीं मारा, या फिर तुम पहले से इन्हें जानते हो इसलिए इन्हें मारना नहीं चाहते? यह सुनकर सुमेर का दिल धड़क उठा। उसने अर्जुन की ओर देखा और पाया कि वह मुस्कुरा रहा था। भाई, तुम क्या कहना चाहते हो? उसने गंभीरता से पूछा, यह सोचते हुए कि क्या अर्जुन ने उसकी साजिश भांप ली थी। उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा था, तो फिर अर्जुन को कैसे पता चला? सच्चाई यह थी कि अर्जुन को यह संयोग से ही पता चला था, नहीं तो वह भी इस चाल में फंस सकता था। हीरालाल भी समझदार थे। उन्होंने अर्जुन की बातों के छिपे अर्थ को समझ लिया और सुमेर से पूछा, बेटा, यह तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन ने केवल सिर हिलाया और कुछ स्पष्ट नहीं किया, बल्कि बस सुमेर की ओर देखते रहे। भाई, मुझे लगता है कि तुम साहसी व्यक्ति हो, लेकिन तुम हिचकिचा रहे हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं और ये गांव वाले भी। तो फिर डर किस बात का? डर? सुमेर जोर से हंसा और अपने मन को मजबूत करने के लिए कहा, डर कैसा? क्या किसी को मारना कोई बड़ी बात है? कौन ऐसा नहीं करता? अब सुमेर पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा। उसने जमीन पर पड़े उन लोगों की ओर क्रूर नजरों से देखा। अर्जुन ने आग में घी डालते हुए कहा, चलो इसे खत्म करें। गहरी सांस लेते हुए सुमेर ने सिर हिलाया। यह देखकर वे दोनों व्यक्ति डर से कांपने लगे। अब वे चुप नहीं रह सकते थे। अचानक वे खड़े हुए और चिल्लाने लगे, सुमेर, तुम धोखेबाज हो। तुमने ही हमें कहा था कि हीरालाल चाचा की दुकान को बदनाम करें ताकि तुम हीरो बन सको, लेकिन अब तुम हमें ही मरवाने पर तुले हो। तुम सच में एक घटिया इंसान हो। झूठ! सुमेर गुस्से से चीखा। बड़ा व्यक्ति भीड़ की ओर मुड़ा और जोर से चिल्लाया, सुनो भाइयों और बहनों, आज हमने यह तमाशा किया, लेकिन यह सब सुमेर के कहने पर किया। उसने हीरालाल की बेटी पर बुरी नजर डाली थी, लेकिन जब उसने उसे ठुकरा दिया तो उसने यह चाल चली। जब यह खुलासा हुआ तो देखने वालों के दिमाग में जैसे कोई घंटी बज उठी। कई लोग सुमेर की ओर अविश्वास भरी निगाहों से देखने लगे। तो यही सच था। अर्जुन संतुष्ट था कि उसकी धारणा सही निकली। सुमेर सच में किसी गहरी चाल में लिप्त था। हालांकि उसने सोचा था कि यह किसी लाभ या प्रतिष्ठा से जुड़ा होगा, लेकिन यह तो किसी स्त्री को पाने की गंदी चाहत निकली। अर्जुन ने हीरालाल की बेटी को देखा था। वह भले ही अपार सुंदर न हो, लेकिन एक आकर्षक व्यक्तित्व वाली लड़की थी। नाजुक नयन नक्श, सुडौल शरीर और पूरे गांव की सबसे सुंदर कन्या, जो मात्र 14 वर्ष की थी। ऐसी छोटी उम्र की लड़की पर सुमेर की बुरी नजर थी और इसी कारण यह सारा तमाशा खड़ा हुआ था। क्या बकवास है! सुमेर का चेहरा टमाटर की तरह लाल पड़ गया। उसने सच को झुठलाने की कोशिश की। उस व्यक्ति ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हम दोनों भाई भले ही कुछ गलतियां करते हों, छोटे मोटे अपराध भी किए हों, लेकिन हीरालाल चाचा की दुकान को बदनाम करना और उनके चावल में जहर मिलाना, यह हमने नहीं किया। भाइयों, सोचो, किसी की आजीविका को नष्ट करना अपने ही पेट पर लात मारने जैसा है। हम ऐसा क्यों करेंगे? यह सब इस नालायक के इशारे पर हुआ। उसका यह कथन बेहद प्रभावशाली था, जिससे वहां मौजूद लोगों में हंसी फूट पड़ी। उचित समय देखकर अर्जुन ने पूछा, काम पूरा करने के बाद उसने कितने चांदी के सिक्के देने का वादा किया था? 52 चांदी के सिक्के, उस व्यक्ति ने झट से उत्तर दिया। 52? ये तो काफी बड़ी रकम है, अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा। इस बातचीत को हीरालाल चाचा ध्यान से सुन रहे थे। अब उन्हें स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी। उन्होंने सुमेर की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, तू कितना गिर चुका है? मेरी बेटी को पाने के लिए इतनी नीच हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? शुक्र है कि मेरी बेटी ने तेरे असली चेहरे को पहचान लिया। हाय, अद्वितीय गुरुकुल में ऐसे भ्रष्ट शिष्य कैसे आ गए? तू अपने गुरुकुल का नाम मिट्टी में मिला रहा है। तेरा स्वभाव घमंडी और स्वार्थी है, भाई अर्जुन के बिल्कुल विपरीत। तेरे माता पिता को तुझ पर शर्म आनी चाहिए। आसपास के व्यापारी भी अब सुमेर से घृणा करने लगे। सुमेर का चेहरा लाल हो गया था। उसे एहसास हो गया कि अब वह काले पलाश गांव में लौट नहीं सकता। उसकी साजिश उजागर हो चुकी थी और उसका असली चेहरा सबके सामने था। और उसके इस बर्बाद होने की वजह
सिर्फ एक व्यक्ति था, अर्जुन। अगर वह यहां न होता तो हीरालाल को आसानी से अपनी योजना में फंसा सकता था और अपनी प्रतिष्ठा भी बढ़ा सकता था। तब उसे हीरालाल की बेटी का दिल जीतने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब सारी मेहनत बेकार हो गई थी। न केवल उसे अपमान सहना पड़ा, बल्कि जो प्रतिष्ठा उसने पहले गुरुकुल में कमाई थी वह भी चली गई। इस हालत में भी सुमेर ने अपना संयम बनाए रखा। उसने अर्जुन की ओर देखते हुए पूछा, भाई, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम खुद अंदाजा लगाओ। गहरी सांस लेते हुए सुमेर ने कहा, भले ही तुम अपना नाम छुपा लो, लेकिन मैं पता लगा लूंगा। तुमने 3 साल पहले अद्वितीय गुरुकुल में प्रवेश लिया, फिर भी तुम अब तक एक आधिकारिक शिष्य नहीं बन सके। इसका मतलब है कि तुम एक आजमाइशी शिष्य हो और पूरे गुरुकुल में ऐसे कुछ ही लोग हैं। तुम्हें ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इतना कहकर वह तुरंत मुड़ा और चला गया। उसमें कुछ शक्ति थी, इसलिए जो लोग उसके रास्ते में खड़े थे उन्हें वह हल्के धक्के देकर हटा रहा था। कोई उसे रोक नहीं पाया। जैसे ही वह चला गया, लोगों को याद आया कि वे दोनों व्यक्ति भी थे, लेकिन वे अब कहां थे? जब अर्जुन और सुमेर बहस कर रहे थे, तब वे चुपके से भाग चुके थे। अब यह मसला पूरी तरह खत्म हो चुका था। अर्जुन संतुष्ट था कि उसने साजिश का पर्दाफाश किया, व्यापारियों का सम्मान पाया और हीरालाल चाचा भी उसके आभारी थे। हीरालाल के नौकर की आंखों में भी अब अर्जुन के लिए प्रशंसा झलक रही थी। भीड़ के छौंटने के बाद हीरालाल की पत्नी बाहर आईं। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ा और बड़े स्नेह से देखने लगीं। इसके विपरीत हीरालाल चिंतित थे। प्रिय भतीजे अर्जुन, आज तुमने सुमेर को नाराज कर दिया है। मुझे डर है कि भविष्य में यह तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। इस घटना के बाद हीरालाल ने अर्जुन को और भी अपनेपन से बुलाना शुरू कर दिया। डर? अर्जुन हल्के से मुस्कुराया। गुरुकुल के अपने नियम होते हैं, इसलिए भले ही वह मुझसे नफरत करे, वह मुझे कुछ नहीं कर सकता। फिर भी बेटा, सावधान रहना। अगर तुम्हारी इस भागीदारी के कारण तुम्हें कोई नुकसान हुआ तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। चिंता मत कीजिए चाचा, मैं सतर्क रहूंगा। अर्जुन को इस परिवार का सहयोग पाकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने उसे रात के भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन हीरालाल की पत्नी की बातों ने उसे भागने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम कहाँ रहते हो? शादी हुई या नहीं? यह सुनकर अर्जुन को समझ आ गया कि वे उसे दामाद बनाना चाहती हैं। यह सोचते ही वह तुरंत वहां से निकल गया, लेकिन जाते जाते उसे चावल की एक भारी पोटली मिली जो उसकी दी गई राशि से कहीं अधिक थी। अब उसे 1 महीने तक भोजन की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि अर्जुन को यह चिंता थी कि कहीं सुमेर उस पर घात लगाकर हमला न करे। जितना मासूम वह दिखता था, भीतर से उतना ही कुटिल और कपटी था। मगर जब अर्जुन वापस पहुंचा तो सुमेर कहीं नहीं दिखा। थोड़ा विचार करने पर उसे समझ आया कि न हमला करना ही सही निर्णय था। गुरुकुल में अनुशासन था, और अगर सुमेर छिपकर उस पर वार करता तो जब बात खुलती तो उसी का सर्वनाश हो जाता। अगर सुमेर बदला लेना चाहता तो वह उसे खुली चुनौती देगा और वह जल्द ही अर्जुन की पहचान पता कर लेगा। सुमेर की असली शक्ति अर्जुन नहीं देख पाया था, लेकिन वह निश्चित ही शरीर सौष्ठव के चरम स्तर पर था। इसलिए अर्जुन को अब अपनी साधना पर ध्यान देना होगा। अगर वह आगे नहीं बढ़ा तो अद्वितीय गुरुकुल में टिकना मुश्किल हो जाएगा। यही सोचकर अर्जुन तुरंत अपनी कुटिया में वापस गया और अभ्यास में लग गया। अर्जुन ने सूर्यास्त तक अभ्यास किया, तभी जाकर उसने विश्राम लिया। इतने लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद न केवल वह थका नहीं था, बल्कि खुद को और अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहा था। जब से वह उस स्वर्ण कंकाल से जुड़ा था, उसकी शक्ति अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई थी। आज 20 मील चलने के बाद भी और चावल की भारी बोरी उठाने के बावजूद उसे थकान महसूस नहीं हुई। उसे केवल तब दबाव महसूस होता जब वह अपने शरीर को सशक्त बनाने के लिए साधना करता। सुबह के अभ्यास के बारे में सोचकर अर्जुन सिहर उठा। वह दबाव ऐसा था मानो आकाश और पृथ्वी उसे कुचल रहे हों, बेहद भयावह। लेकिन दबाव के बिना विकास कैसे संभव है?
जब तक चरम सीमाएं पार नहीं की जाती, तब तक असली क्षमता कैसे उजागर होगी? केवल तब ही कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सकता है और अपनी सीमा को तोड़ते हुए आगे बढ़ सकता है। लेकिन अभी इतनी सारी मुक्के और लात चलाने के बावजूद अर्जुन को जरा भी थकान महसूस नहीं हुई। जब उसे कोई दबाव ही नहीं महसूस हो रहा, तो वह अपनी क्षमता को कैसे बढ़ाए? यह सोचकर वह थोड़ा परेशान और निराश हो गया। वह स्वर्ण कंकाल उसे असाधारण पुनर्स्थापन शक्ति भी दे रहा था, जिससे विद्यालय के मूलभूत अभ्यास उसके लिए व्यर्थ लग रहे थे। क्या इसका मतलब यह था कि वह केवल हर सुबह आधे घंटे ही अभ्यास कर सकता था? दिन में 12 घंटे होते हैं, और अगर वह सिर्फ आधे घंटे अभ्यास कर सकता है तो बाकी समय क्या करेगा? सोएगा? यह तो असंभव था। अर्जुन ने इस विचार को तुरंत नकार दिया। खाना बनाते समय वह इसी बारे में सोचता रहा कि कैसे खुद को पूरी तरह थका सकता है। अगर कोई और यह सुनता तो वह हंसते हंसते मर जाता। जहां अन्य साधक अपने अभ्यास को आसान बनाना चाहते थे, वहीं अर्जुन अपनी सीमाओं को पार करना चाहता था। आखिरकार उसे कोई प्रभावी तरीका नहीं सूझा। मुख्य कारण यह था कि उसे साधना में सहायक औषधियां चाहिए थीं। अन्य तरीके भी थे, लेकिन उन सभी में एक चीज समान थी: धन की आवश्यकता। अद्वितीय गुरुकुल में योगदान बिंदु ही मुद्रा थे। दुर्भाग्य से अर्जुन के पास केवल 12 बिंदु थे। चावल पकने के बाद उसने पेट भरकर खाया। भले ही उसके पास कोई सब्जी या व्यंजन नहीं था और उसे केवल सादा चावल खाना पड़ा, लेकिन वह संतुष्ट था। यह कई दिनों बाद पहली बार था जब उसने भरपेट भोजन किया था। रात के भोजन के बाद वह फिर से अभ्यास नहीं कर सकता था, इसलिए उसने स्नान किया और बिस्तर पर चला गया। अभ्यास जारी रखने से कोई लाभ नहीं था, तो वह समस्या के समाधान पर विचार करने लगा। सोचते सोचते अचानक उसे वह काला ग्रंथ याद आया। पहले पृष्ठ में कुछ विशेष छिपा था, तो हो सकता है कि अन्य पृष्ठों में भी कुछ हो। यदि उसकी शक्ति पर्याप्त हुई तो वह हर पृष्ठ को खोल सकता था। पहले पृष्ठ में स्वर्ण कंकाल था, जो उसके वर्तमान परिवर्तन का कारण था। दूसरे पृष्ठ में शरीर को सशक्त बनाने की विधियां थीं, जो स्वर्ण कंकाल के साथ समन्वय में थीं। लेकिन तीसरा पृष्ठ अभी भी खाली था। अर्जुन ने इसे समझने की कोशिश की थी, लेकिन उसने निष्कर्ष निकाला कि उसकी शक्ति अभी पर्याप्त नहीं थी। अब जब पहले और दूसरे पृष्ठ खुल चुके थे, तो अर्जुन उन्हें समझने की कोशिश कर सकता था। लेकिन आधे दिन की कोशिश के बावजूद भी वह कुछ समझ नहीं पाया, जब तक कि वह गलती से तीसरे पृष्ठ को नहीं खोल बैठा और अचानक एक गहरे ध्यान में चला गया। अरे! अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और तीसरे पृष्ठ को पढ़ने लगा। तुरंत ही अनगिनत स्वर्णिम शब्द पृष्ठ पर उभरने लगे और उसके मस्तिष्क में समाहित होने लगे। फिर पृष्ठ के केंद्र में एक छोटा भंवर प्रकट हुआ और उसमें से एक प्राचीन धूपदान निकला। इस अप्रत्याशित घटना ने अर्जुन को चौंका दिया, लेकिन जल्द ही वह प्रसन्न हो उठा। अरे हाँ, क्या आज सुबह ही उसने चौथे स्तर में प्रवेश नहीं किया था? पिछली रात वह अभी भी तीसरे स्तर में था, लेकिन आज वह चौथे स्तर में था। शायद इसी कारण वह तीसरा पृष्ठ पहले नहीं खोल पाया था। हालांकि यह केवल एक स्तर का अंतर था, फिर भी इसने उसकी समझने की क्षमता को बाधित किया था। अब जब उसे यह बात समझ में आई तो अर्जुन को पछतावा हुआ। यदि उसने यह सुबह ही जान लिया होता तो अब उसे इतना समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। अपना दिल शांत करते हुए अर्जुन ने उस धूपदान को उठाया और ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने लगा। यह धूपदान आकार में बड़ा नहीं था, बल्कि साधारण लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक आम वस्तु था। लेकिन यह आधा सील था, इसके मुख पर ढक्कन लगा था और कुछ छोटे छोटे छेद थे। यह प्राचीन और उत्तम गुणवत्ता का था, लेकिन यह देखने में कोई खास ध्यान आकर्षित करने वाला नहीं था। अर्जुन ने धीरे से इसे सूंघा, लेकिन इसमें कोई गंध नहीं थी और उसने धीरे धीरे इसे नीचे रख दिया। यह किस पदार्थ से बना है? काफी देर तक सोचने के बावजूद अर्जुन इसका पता नहीं लगा सका, लेकिन केवल अपने मस्तिष्क में अंकित जानकारी पर ही निर्भर कर सकता था। थोड़ी देर के बाद अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं और उनके अंदर एक अजीब चमक थी। उसके दिमाग में अंकित जानकारी के अनुसार यह धूपदान अभ्यास के दौरान
उसकी सहायता कर सकता था। स्वयं धूपदान में कोई विशेष शक्ति नहीं थी, लेकिन यदि इसमें जड़ी बूटियां जलाई जाईं तो निकलने वाली सुगंध साधना में सहायता कर सकती थी। अलग अलग स्तरों के लिए अलग अलग जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती थी। दुर्भाग्यवश अर्जुन को कुछ संदेह थे। वर्तमान स्तर पर उसे जिन पौधों की आवश्यकता थी वे थे त्रिपत्र विनाशक पुष्प और मृत जड़ी वृक्ष घास। उसके ज्ञान के अनुसार इन दोनों जड़ी बूटियों का मूल्य अधिक नहीं था, लेकिन इन्हें ढूंढना अत्यंत कठिन था। इनमें थोड़ी मात्रा में विष भी था। थोड़े समय तक इसे सूंघने से कोई स्थायी नुकसान नहीं होता, लेकिन वर्षों तक इसके संपर्क में रहने से शरीर को गंभीर क्षति पहुंच सकती थी। क्या ये दोनों जड़ी बूटियां सच में उसे सहायता कर सकती थीं? ये जड़ी बूटियां निश्चित रूप से योगदान भवन में उपलब्ध थीं, लेकिन बूढ़े मेहदी लाल की स्वभाव को देखते हुए वह निश्चित रूप से इसके लिए अधिक कीमत वसूलेगा। और अर्जुन के पास तो वैसे भी कुछ गिने चुने योगदान अंक थे, तो वह इन्हें इतनी आसानी से कैसे खर्च कर सकता था। अब केवल एक ही विकल्प बचा था, उसे खुद काले तूफान पर्वत में जाकर इन्हें खोजना होगा। अर्जुन पहले भी वहां शिकार कर चुका था, इसलिए वह वहां के भूगोल से परिचित था। शायद उसे ये जड़ी बूटियां वहीं मिल जाएं। कल वह पर्वत की ओर प्रस्थान करेगा। अपनी समस्याओं का हल पाकर अर्जुन धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ा, लेकिन सोने से पहले उसने चौथा पृष्ठ जांचने का प्रयास किया ताकि सुबह जैसी शर्मनाक स्थिति फिर न हो। दुर्भाग्य से कुछ भी प्रकट नहीं हुआ। इसका मतलब था कि मजबूत शरीर चौथा स्तर इस पृष्ठ को खोलने के लिए पर्याप्त नहीं था। अगली सुबह अर्जुन जल्दी उठ गया। बीते दिन के अभ्यास का उसके साधना पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा था कि उसने तय किया कि वह मिले हुए कम समय का अधिकतम उपयोग करेगा। वैसे भी वह आलसी व्यक्ति नहीं था। जब वह पूर्वी बैंगनी ऊर्जा में डूबा तो धीरे धीरे उसकी मजबूत शरीर कला की मुट्ठी की शक्ति उभरने लगी। हालांकि वह कल की तुलना में एक स्तर आगे बढ़ चुका था, फिर भी अर्जुन ने इस मुट्ठी पर ज्यादा प्रगति नहीं की थी। वह केवल इसे 20 बार दोहरा सका, और जब उसने अपनी पीठ को छुआ तो एक असहनीय पीड़ा महसूस हुई। उसकी पीठ, कूल्हे और हड्डियां ऐसे दर्द कर रही थीं जैसे उन्हें किसी ने पीस दिया हो। गहरी सांस लेकर उसने बैंगनी ऊर्जा को अंदर खींचा। उसका शरीर और अधिक सशक्त हो गया। उसकी मेरिडियन खुलने लगीं और शरीर की अशुद्धियां बाहर निकलने लगीं। तो क्या होगा, अब आगे जानने के लिए सुनते रहिए अद्वितीय योद्धा, सिर्फ द हॉरर हंटर चैनल पर। तो क्या होगा अब अर्जुन की इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए अद्वितीय योद्धा, सिर्फ द हॉरर हंटर चैनल पर।